आप खड़े हैं, एक टांग इनका भी पैर कटा हुआ है। करें देश के लिए, करें देश के लिए, जिए देश के लिए मरे। संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटखट की राम राम। भाई आज आपने सबने पता है आज 23 मार्च का दिन है और 23 मार्च का दिन बहुत ही एक भारत के लिए एक गर्व का दिन है। बलिदान दिवस का रूप में ये मनाया जाता है और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इस दिन हंसते हंसते फांसी पे लटक गए थे। तो हमारे साथ हमारे अंकल जी है जो आर्मी रिटायर है कैप्टन से, तो इनसे बात करवाएंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भाई। अंकल जी आपने कितने साल तक देश की सेवा करी? अमित, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आकाश इस बलिदान और शहीदी दिवस पे जो आज पूरे देश में हर जगह पे मनाया जा रहा है, आपने इसमें अपना कीमती समय दे करके और आप हमारी संस्था के लिए आपका और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। मैं 1976 में मैंने आर्मी ज्वाइन किया था और लगभग 30 साल पूरी कंप्लीट करने के बाद मैं एज ए ऑनरी कैप्टन से मैं रिटायर हुआ। उसके बाद सिविल में आने के बाद भी 14 साल में एज ए इफ़को में CSO से रिटायर हुआ। इफ़को में भी 14 साल मैंने सर्विस किया और अभी एक सोशल सर्विस, एक समाज की सर्विस जो हमारी अबला असहाय नारियां हैं, वीर नारियां हैं, जिन्हों के माँ ने अपने बेटे को, एक औरत ने अपने पति को एक बॉर्डर के ऊपर एक शहादत दी है इस देश की आज़ादी के लिए, उनके हम घर घर जा कर के शहीदी दिवस मनाते हैं। दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करके उनका शहीदी दिवस मनाने का काम करते हैं। अंकल जी जो फौजी हुए हैं वो जवान नहीं रहेगा, चाहे वो 80 साल का क्यों ना हो जाए, वो नौजवान नहीं रहेगा। तो आप भी नौजवान हो फिलहाल तो, लेकिन देश की सेवा करने के साथ साथ आप समाज सेवा भी कर रहे हो। बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि भाई हमने काफ़ी लंबी सर्विस किया और सर्विस करने के बाद आज भगवान के दया से सुख संपन्न है, परिवार से भी सेटल्ड है और हमें अपनी आजीविका और घर गृहस्थी चलाने के लिए भारत सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतनी पेंशन हमें मिल जाती है कि भाई हमारा परिवार है जो भली भांति निर्वाह हो रहा है। इस बची हुई ज़िंदगी को आज जो हमारे भाइयों के लिए आज हम शहादत मना रहे हैं, शहीदी दिवस मना रहे हैं, काश हम भी उसमें शामिल हो जाते, हम भी ना बचते। तो आज जो ये बची हुई ज़िंदगी है हम समाज को ये दे रहे हैं कि किसी के कहने से कोई भला हो जाए और एक संस्था से जुड़ करके ये काम बने और लोगों का भला हो जाए, तो इससे बढ़ करके हमारे लिए कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अंकल जी एक सवाल और है जो ज़रूरी है, जो आज के युवा हैं, अपने देश के जो युवा हैं, वैसे तो नारे बहुत सारे लाए हैं, भगत सिंह के नारे भी लगाते हैं, सुखदेव के नारे लगा, लेकिन उसके उल्टा ये लगा लो आप नशा की ओर बढ़ते जाने लग रहे हैं जो युवा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, आज जो हमारा देश का भविष्य है वो हमारे युवा हैं। वो जितने एनर्जेटिक हैं, जितने ऊर्जामान हैं, जितने साहसी हैं, जो उनकी एक नई विचारधारा है, वो एक देश का भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारी संस्था इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन भी इससे जुड़ी हुई है और हम ये बच्चों को भी ये स्कूलों में जा के ये मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई आप नशा छोड़ें, एक अपना राष्ट्र निर्माण में, समाज में, देश के निर्माण के अंदर आप सहभागीदारी बने। उनको मोटिवेशनल स्पीच प्रैक्टिकली हम ग्राउंड पे जा के भी बता रहे हैं ताकि हमारा भारत एक नशा मुक्त बने और बच्चों के जो देश के निर्माण में अपना सहयोग दे ताकि हमारा एक अच्छे भविष्य, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। अच्छा अंकल जी, जो ये अपना संगठन है जो AVOU है, जो IO है जो, तो ये किस लेवल पे है? हरियाणा लेवल पे है या फिर इंडिया लेवल पे है? ऐसा है, हमारा इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी जींद की जो बॉडी, जो हमारे समस्त पदाधिकारी हैं, तकरीबन 1.5 साल के करीब से हमारी यह संस्था खड़ी हुई है और आज हिंदुस्तान के अंदर जो सर्विसमैन का, हमारे जो पूर्व सैनिक योद्धाओं का सबसे बड़ा संगठन है।
हमें ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 640 के लगभग डिस्ट्रिक्टों के अंदर है जो हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, और इसका जितनी तेज़ी से ग्राफ बढ़ा है शायद कोई ऐसी एक्स सर्विसमैन की कोई ऐसी संस्था नहीं है। और न ही हमारे इंडिया के अंदर, नॉट विद इन इंडिया बट बाहर एब्रॉड के अंदर भी जो इस संस्था के बारे में, क्यों हम अपने एक निस्वार्थ और मेहनत और धरातल के ऊपर काम करने वाली संस्था है, और इसलिए इससे ज़्यादातर लोग इसलिए जोड़ रहे हैं भाई उन्हीं ने काम ढूंढना है और उन्हीं से ही हल करवाना है। तो इसलिए इस संस्था से एक निस्वार्थ भाव से जो हम काम कर रहे हैं, इसकी वजह से लोगों का हमारे प्रति है जो काफ़ी रुझान है, काफ़ी रुचि है, और ये संस्था है जो इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। जो ये संगठन है जो आपने तैयार किया है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, वैसे तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, इसके 64-65 ऑब्जेक्ट है, बट सबसे मेन तो यही है कि एक सैनिक परिवार जो अपनी सर्विस कर करके सिविल समाज में आता है, उस एक परिवार को, एक भाईचारे को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना। दूसरा, जब आदमी शहीद होकर के आता है तो बहुत से नेता, अभिनेता, शासन प्रशासन, पब्लिक, 133 करोड़ देश की जनता आंसू बहाती है, पर जब वो अकेली रह जाती है तो उसको सहारा देने वाला बहुत ही कम लोग होते हैं। हम घर घर जाकर के शहीदों के परिवारों के पास जाकर के शहीदों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि तो देते ही देते हैं, दीप प्रज्वलित तो करते करते, लेकिन जो वो अबला, जो वीर नारी है, उसकी चाहे कोई प्रशासनिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, कोई भी ऐसी काम होता है, हमारी पूरी संस्था उसके साथ खड़े होकर के और आगे तक जाते हैं और उसकी समस्या का हल करवाते हैं। किसी गरीब बच्चों की पढ़ाई का है, गरीब बच्चों की शादी का है, या कोई स्कूल की मैनेजमेंट का है, बच्चों को पढ़ाने का है, कहीं और जल संरक्षण के बारे में, बेटी बचाओ के बारे में, पेड़ बचाओ के बारे में, कहीं भी कोई भी चीज़ की अगर जो समाज और एक राष्ट्र का जो निर्माण करने में जो भागीदारी होती है, हमारी संस्था हर जगह से आगे चलती रहे, हर काम को हम करने के लिए तत्पर है। अच्छा अंकल जी, वैसे जो आपने बताया है कि जो राजनीति लोग हैं वो सिर्फ शहीद के साथ फॉर्मेलिटी करे हैं, लोग दिखावा करे हैं, झूठे आंसू बहावे हैं, बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आपने बहुत बढ़िया एक सवाल पूछा। हमारे स्टेट स्पोक्स पर्सन कैप्टन सज्जन कुमार बोरा साहब यही हैं, इन्होंने भी मंच से अपने संबोधन में ये बोला, भाई हमारी जो IVO संस्था है इसके अंदर कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, नॉन सेक्युलर है, और हमारा एक नीचे से एक सिपाही से लेकर के ऑनरेडी कैप्टन तक का ग्रुप है। इसमें इवन कि हमारे जो आर्मी ऑफिसर हैं वो भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उनको भी हम दूसरे वे में अगर देखते हैं तो कहीं वो जो एक से नीचे ग्राउंड लेवल पे एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमारी संस्था के जो इस लेवल से निकले हुए सब एक्सपीरियंस्ड हैं, टैलेंटेड आदमी है, तो वो इस समस्या को जड़ से पकड़ते हैं और उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे इस बीच में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। ये हकीकत है। जब आदमी एक शहीद होता है तो सभी नेता, अभिनेता सब आंसू बहाते हैं, लेकिन बाद में कोई नहीं पूछता। ये संस्था उन आदमियों के साथ खड़ी है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। संस्था के जितने भी सदस्य हैं सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा, कोई इसमें पद का कोई वो कुछ लेना देना नहीं है। हमारी बहुत ही वेल टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, इतना एक्सप्रेस करके लोग आए हैं, तो हम सब बराबर हैं। ठीक है, एक IVO का इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया, लेकिन हम सब बराबर हैं, हम सब भाई हैं। कोई पद बड़ा नहीं है हमारे लिए, सबसे नीचे वाला भी ऊपर वाला भी सब बराबर है, सब एक समान है। और एक समान देकर के यही संस्था में हमारे अंदर एक भावना है कि भाई हम सब एक सैनिक है, एक हमारा सैनिक भाईचारा है, एक हमारा परिवार है। और एक सैनिक का कोई धर्म, जाति, मजहब नहीं होता, उसका एक भाईचारा, एक परिवार का होता है। वो देश पे जाकर रक्षा करता है, तब वो नहीं देखता मैं किस कास्ट से करता और किस एरिया से और किस धर्म से बिलोंग करता हूँ। वो सिर्फ भारत माता की जय बोलता है, वो भारत माता के लिए प्राण नहीं सकता। इसलिए हमारा सैनिक का कोई धर्म नहीं है, हमारा सिर्फ एक सैनिक धर्म है। अगर जी हम अपने देश की बात करें, अगर हमारा देश पीछे जाओगा तो इन कारणों से जाओगा। एक तो जातिवाद हो गया, नशाखोरी होगा, और जो राजनीति लोग हैं ये चीज़ हमारे साथ करते रहे हैं। जाति का नाम पे बांटते हैं, धर्म का नाम पे बांटते हैं, फॉर्मेलिटी करे जावे है, लोग दिखावा करे शहीदों के साथ। लेकिन जो मान सम्मान जो असलियत में मिलना चाहिए, जो हकदार है,
वो मिलता को नहीं। तो क्या कहना चाहोगे? इसी के लिए हमारी जो मुहिम चली है, आपने यहाँ पे भी देखा हुआ है, अगर लोग अपनी एक वोट की राजनीति करते हैं, जैसा आप बता रहे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के वाद पे करते हैं, लेकिन इसी वजह से हमारी जो इस संस्था की जो गाइडलाइंस है, इसके अंदर ये साफ दिया हुआ कि भाई हमारे बीच में कोई इस तरह की कोई राजनीतिक स्टंट नहीं होगा, कोई राजनीतिक प्ले फाउल नहीं होगा, कोई राजनीति करने वाला आदमी नहीं होगा। क्योंकि हमारी सैनिक, जैसे मैं आपको पहले बता चला कि हमारी कोई राजनीति की मंशा नहीं है, हमें तो एक निस्वार्थ भाव से अपने मन से और दिल से सैनिक परिवार की मदद करने की भावना रहती है। और इसलिए हमें किसी पॉलिटिशियन आदमी को इस पार्टी इसके अंदर हमारी संस्था में हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो फिर राजनीतिक मंच बन जाता है। तो इसलिए जब भी एक शहीद होकर के आता है, लोग जो मैंने बताया आपको कहते तो बहुत है, लेकिन निस्वार्थ भाव से अरुण के साथ खड़े होने वाली कोई ऐसी संस्था नहीं है जो छोड़ करके इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा अंकल जी, जो लाचार और बेसहारा परिवार है उनके लिए भी आप मदद करते हो? बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, 3 मार्च की पहले की, हमारे हिसार के अंदर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट चरण सिंह मलिक है, बहुत ही डेडिकेटेड, ईमानदार, एक असहाय औरत की बेटी की शादी, और हमारे जितने भी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे, सब ने अपना पैसा इकट्ठा करके उसको एक चप्पल से लेकर के उसकी शादी तक का टोटली खर्चा हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने किया। उसकी शादी की, धूमधाम से शादी की, अच्छा खर्चा किया, अच्छी सारी चीज़ें दी, और हमने उसकी शादी करके उसको विदा किया। तो हमारी संस्था गरीबों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, जो ऑर्फन स्कूल में जो बच्चे बैठे हुए बहुत सारे फील्ड में है, लेकिन मेनली मुख्य तौर पर जो वीर नारियां है और एक सैनिक भाईचारा को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने का जो हमारा पर्पज़ है। अंकल जी, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन नीयत नहीं है, हाँ, और बहुत सारे इसे जो थोड़ा में से थोड़ा देवे है, मदद करे एक दूसरे की। आप ये हैरान हो गए, हमारे जितने भी यहाँ पदाधिकारी घूम रहे हैं, हम अपनी जेब से खर्च करते हैं। गाड़ी घोड़ा जो भी हमें वीर नारियों का जो सम्मानित वगैरह जो भी करने का काम कर रहे हैं, हम अपनी जेब से, हम अपना पर्सनल कलेक्शन करते हैं। कितनी खुशी मिले, कितनी खुशी मिले। और हमें जो आंतरिक और जो ये खुशी मिलती है भाई, हम अपना समय का त्याग और पैसे का जो त्याग कर रहे हैं, कमा लिया, बहुत लंबी सर्विस कर ली समाज में आगे, तो ये चीज़ें एक हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो भाई एक अंकल जी और है हमारे साथ, फौजी नौजवान है, हमेशा नौजवान रहेंगे, बूढ़ा नहीं होता कभी भी, चाहे वो 70 साल का हो चाहे 80 साल का हो। तो अंकल जी नमस्ते। नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका संस्कृति का ना, संस्कृति की बात हुआ का बहुत बहुत इस चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे आपने बताया, सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता, वंस ए सोल्जर ऑलवेज सोल्जर। आई एम आल्सो 61 ईयर ओल्ड, स्टिल यंग, नो प्रॉब्लम। लग नहीं रहा है वैसे इतने। नहीं, 61 ठीक है। और 32 साल सेना में सर्विस करने का मौका मिला। मैं कैप्टन सज्जन कुमार बुरा, स्पोक पर्सन, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, हरियाणा। धन्यवाद। और जो चीज़ें हैं दिल खोल के हम बात करते हैं, और दिल खोल के आप बात करो, हमारे से सवाल जवाब करो, हर सवाल का जवाब मिलेगा और दिल की गहराइयों से और आत्मा से मिलेगा। तो जो भी पूछना चाहें, जो बात करना चाहें, आपने खुशी की बात करी, हम खुशी के लिए बात कर रहे हैं। हमने मेन पारी खेल रही है, अभी रिजर्व पारी है हमारी। आफ्टर 60 ईयर्स चाह क्या रह जाती, पेंशन मिल रही है, नियर अबाउट 57,000 रुपीज़ पेंशन पर मंथ मिल रही है। उसमें से हम 10% भी लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके काम हो जाता है। और कोशिश ये है, जैसे मैंने बताया था, 97% जो पैसा है 3% लोगों के पास है, तो उनसे भी हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट दिलवाएं, हम हमारे हाथों में ना लें, उनसे वहाँ दिलवाने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी ये है अभी। तो अंकल जी मान के चलो, जो अपनी संस्था है तो पूरा हरियाणा में या पूरा देश में, पूरा देश पे लेवल पे काम कर रही है। ये पूरी जो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडियन नाम है, पूरे भारतवर्ष में ये काम कर रही है। ठीक है। तो जो आप मदद करते हो, मदद किस प्रकार की करो आप? मदद हमारे पास तन मन धन जो भी है समाज के उत्थान के लिए, और ख़ासकर वीरांगनाओं के लिए, फौजी भाइयों के लिए, और समाज के उत्थान के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी भी प्रकार की है। देयर आर लॉट ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस इन देयर सर्विस, और यहाँ पर उसको यूटिलाइज किया जाए। और ये चीज़ें हैं, क्योंकि देश विदेश में सारे सर्विस करके आए हैं, और यहाँ पर उसके अनुभव को, तजर्बे को, एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके समाज का उत्थान किया जाए, राष्ट्र का निर्माण किया जाए।
अगर कोई भी लाचार बेसहारा परिवार है जो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है तो फिर वो आपसे संपर्क कैसे करें? हमारा इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है अपने यहाँ इफको जो कार्यालय खुला हुआ है, और इसमें अपने कैप्टन राजेंद्र सिंह रेड्डी साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनका नंबर वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा जो बच्चों के लिए, जैसे मैंने अभी बात किया एनडीए में आईएमए में जाना है या भर्ती होना है, उसके लिए गाइडलाइन देना है। और इसके लिए खासकर जो शहीदों के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी कंसेशन भी हम करवा रहे हैं। और जहां अभी पीछे बात हुई थी शहीदों के नाम से स्कूलों का नामकरण पूरा डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर हो चुका है। डीसी नरेश नरवाल साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने पहली कलम से उसका नाम 150 रुपये का एक पेंट का डिब्बा लगता है, स्कूल का नाम लिखना और करना क्या है। तो ये चीज़ रामगढ़ का केस हमारे पास आया था और उन्होंने विद इन मंथ सॉर्ट आउट करके पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद का होगा। और अब हमारी मुहिम पूरे शहीदों को सम्मान दिलाने की है। 1948 का शहीद था सूरत सिंह इक्कस गांव में, जिसको गांव वाले भी बुलाए बैठे थे, उसके लिए स्मारक वगैरह और ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार भी अभी 1-1 लाख रुपया दे रही है शहीदों का यादगार बनाने के लिए, स्मारक बनाने के लिए। और उसको जगह चुना जा रहा है, वो स्कूलों के अंदर चुना जा रहा है। 50,000 रुपये उसके प्लंथ के लिए, 50,000 रुपये स्टैचू के लिए। ये कोशिश 23 लाख रुपये अभी बता रहे हैं कि आए हुए हैं। तो कोशिश ये है, और अपना जींद डिस्ट्रिक्ट काफ़ी आगे चल रहा है। हमारा तो कोशिश यही है कि अच्छा काम करें और जितनी भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको मोटिवेट करें और अच्छा काम करें। और जिस भाई के हम काम आस के हम अपना अहोभाग्य समझेंगे, सौभाग्य समझेंगे। और मैं देश की जनता से और ख़ासकर जितनी गवर्नमेंट अपने जॉब में है, सिस्टम में है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ईमानदारी से, सच्ची लगन से, लॉयल्टी से काम करें। हमारे देश में कोई कमी नहीं। सेक्टर में एलसी के ऊपर पार थे हम। नहीं वो दिखाने दो रहे। ये माइन ब्लास्ट हो गया था, हम पाकिस्तान के इलाके के अंदर गए हुए थे और सदिल स्ट्राइक के लिए रास्ता बना रहे थे वहाँ पर हम। और आते समय फिर मेरे पांगोनी से माइन आ गया था, फिर मेरे माइन ब्लास्ट हो गया था। आप भर्ती कौन से सन में हुए थे? मैं 87 में भर्ती हुआ था। तो रिटायरमेंट हो अब? हाँ अभी मैं रिटायरमेंट हूँ, 2018 में मैं रिटायरमेंट हो गया था। तो जिस टाइम आपके साथ ये हादसा होया था, मन में मतलब कुछ डर था कोई? नहीं, उस समय पे जुनून होता है, उसमें डर कुछ नहीं था। उस समय कोई किसी का डर नहीं होता है, ऑटोमेटिक सर पे ये डर होता है भाई मेरी वजह से किसी दूसरे भाई को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उसमें धमाका होने से उसको कंट्रोल भी करना था और अपने आप को सुरक्षित जगह पर लेकर आना था। एक छोटी बात बताना चाहूँगा, श्रीलंका में एक बंदे को गोली लगी, गोली गई ऐसे, बोला सर उसका निशाना सही नहीं है, लाइसना एक मुर्गन था, बोला छाती में से जानी चाहिए से, ऊपर से यहाँ से क्यों गई है। वहाँ कोई डर खत्म हो जाता, डरेंगे तो मर जाएंगे, डर की क्या बात है भाई। जिस टाइम आपके साथ ये हादसा हुआ और जिंदा बच के आए आप, हाँ। तो घर वाले ने भी खुशी हुई होगी? हाँ, आपके भी मन में मतलब? घर वालों मैंने मैसेज 5-6 दिन के बाद में जब मैं हॉस्पिटल में आ लिया था तभी घर वालों को मैसेज दिया था, मैंने मैसेज दिया भी नहीं था। ये चिंता तो रहती है। ये गया कहाँ गया वो सुरेश, सबसे पहला बंदा मेरे पास में, ये श्रीनगर हॉस्पिटल के अंदर ये बंदा पहुंचा था मेरे पास में, ये भाई पप्पू जो सुरेश है। और क्यों घर में चिंता तो होती है, मैं बात ठीक कर रहा था लेकिन बात लोगों घर वालों सकता है बात तो कर रहा लेकिन नीचे से ख़त्म है, तो घर वालों को मतलब ये वहम घुसा हुआ था। फिर ये लड़का फिर मेरे वहाँ पर गया है, इसने जाकर पूरे फोटोग्राफ लिए, पूरा दिखा, तब घर वालों थोड़ी संतुष्टि हुई है। फिर 3-4 महीने बाद मैं घर पर आता तो खुशी तो होना ही था। कोशिश ये रहती है कि दूसरे भाई को दिक्कत ना हो, ताकि मैं ठीक हूँ दूसरे को संभालो, कोशिश ये होती है ताकि दूसरा साथी परेशान ना हो। वहाँ ये जो थोड़ी बहुत लगती है ना, ऐसे भी बंदे हैं, एक गोली लगी है एक साइड से, दूसरे उससे फायरिंग कर रहे हैं, आंतड़ी बाहर आ गई है, और पैरा का बंदा था श्रीलंका में, आंतड़ी बाहर आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे दबा करके फायरिंग कर रहा है। और ये कैप्टन पवन खटकर जो शहीद होकर गया 10 पैरा कमांडो से, ये श्रीलंका में थी, सीओ दलबीर सिंह साहब होते थे। 34 बंदे हमारे शहीद हुए थे, 34 बंदे शहीद हुए थे हमारे। कुछ नहीं, वो तो एक रूटीन था कि भाई भर्ती किस लिए हुए, लड़ाई के लिए हुए हैं, लड़ाई में जीतेंगे या शहीद। अंकल जी, जिस प्रकार एक फौजी अपना काम कर रहा है, तो आपने लगा है इसी डाल तक पुलिस ने भी काम करना चाहिए। अगर पुलिस भी इसी तरीके का काम करने लग जाए तो देश यहाँ नहीं होगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे रोना आता है, मैं किसी सरकारी दफ्तरों में नहीं जाता, जो इनका वे ऑफ टॉकिंग है एक तो वही नहीं ठीक है, इनको दुख तकलीफ का पता नहीं है। -40 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे हैं लोग, प्लस में राजस्थान में टेंटों में पड़े हैं, वो
है ना, छोटी छोटी जांटियाँ, उनके नीचे पड़े हैं, काम कर रहे हैं। और यहाँ एसी में और कूलर के नीचे बैठ के सरकारी पंखे चल रहे हैं, अंदर कोई नहीं बैठा है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। दुख हमें बहुत आता है। हम तो ये बच्चों को बोलते हैं बस संभालो और अपना जो काम है इनसे मिलो और आप बात करके काम करो। हम तो हाथ जोड़ के ये बोलते हैं भाई हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जाएं जो हम सिस्टम में रहे हैं, जिस हिसाब से हम रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है, यहाँ कुछ अलग है। ये है चीज़। और जैसे और पुलिस नाके लगाती है, हाँ, बोलो सर। हाँ, क्या बता रहे थे आप, बोलो। जैसे पुलिस नाके लगाती है ना, रोड के ऊपर है, रोड के ऊपर नाके लगाती है। हम जंगल में लगाते हैं दुश्मन के लिए, हम जंगल में लगाते हैं, अम्बुश यहाँ पैसे के लिए लगाते हैं उसको। हम उसको अम्बुश बोलते हैं, ये नाका बोलते हैं पुलिस वाले। ये रोड पर लगाते हैं, हम जंगल में लगाते हैं जहाँ एनिमी का आने का। देखो एक चीज़ है, ये तो सारे आदमी बोलते हैं, जो किसी से सबसे बेकाबू हो जाए तो बात सेना को बुलाओ। और हमें इसी चीज़ पे जिंदा हैं ताकि हमारे ऊपर लोगों का भरोसा है और हम लोगों पे भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे साथ विश्वासघात होता है तो हमें दुख होता है। इंसान हम भी हैं, तो इसलिए भारतवासियों से मैं यही उम्मीद करता हूँ, जितनी वीरांगनाएं हैं, जितने शहीद हैं, जितने सैनिक भाई हैं, उनको मान सम्मान दें। और उनका काम जहाँ पर भी आता है वो देश से कुछ नहीं मांगते हैं, इलीगल वे से जाके कुछ नहीं मांगते, सिर्फ अपना हक मांगते हैं। और वो हक भी जो उसकी इंटाइटलमेंट है थोड़ी, वो उसकी समय से मिल जाए, उनके बच्चों का पालन पोषण हो जाए और उनके आंसू पोंछने का, शहीदों की वीरांगनाओं का वो काम करें। हम इस काम में तन मन धन से लगे हुए हैं, हमारी कोशिश ये है। और मैं तो खट्टर साहब से बात किया था, 11 तारीख को मीटिंग थी वेबिनार से, उस दिन भी हमने बोला था हम अगर देश के प्रदेश के काम आ सकें, वी आर रेडी फॉर 24 आवर्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हमारी टीम भी इस चीज़ के लिए तैयार है और हम दिल से बोलते हैं इस चीज़ के लिए। और कल भी देश के ऊपर संकट आता है, बॉर्डर पे जाना पड़ता है, ये सारी टीम हंसते हुए हम जाएंगे। हमें किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं, जीना है, सांस जितने दिए हैं उतने दिन हम जिएंगे। और ऊपर वाले ने लेके जाना है वो तो है ही, निश्चित है, वो लेके जाना है, डर डर के क्या करना है। मतलब जब तक जियोगे, जब तक देश सेवा करते रहोगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 31 साल 3 महीना पहले मिला, साहब हैं काफ़ी लंबी 32 साल, कोई 34 साल, साहब सुरेश शर्मा साहब 37 साल सर्विस करके आए फोर्स में। तो क्या दिक्कत है? लोग बोलते हैं भाई तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह तो यहाँ भी मिल रही है। हर रोज़ घूसखोरी में पकड़े जा रहे हैं, इसने इतने पैसे ले लिए, इसने इतने पैसे ले लिए। क्यों भाई, सरकार तनख्वाह नहीं दे रही है क्या? ईमानदारी से काम कर लो। चक्कर कटवाते रहते हैं। तो वो प्रूफ के साथ हम लेंगे ना लपेटे में, जब थोड़ा एक बार हो जाने दो सिस्टम को थोड़ा मजबूत, उसके बाद लेंगे। बताइए। तो भाई एक जवान और है हमारे साथ, इनसे भी बात करवाएंगे। अंकल जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नाम क्या है, शुभ नेम? मेरा जी सुरेश शर्मा। कहाँ से हो? मैं जी गांव सपाखेड़ी से हूँ, यहाँ जींद में रहते हैं पिछले 20 साल से। तो कौन सी सन में भर्ती हुए थे आप? मैं जी 1983 में हुआ था जी, और 2020 में रिटायर हुआ हूँ जी। मैंने 37 साल और 2 महीने भारतीय वायुसेना में सेवा की। मैं MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट, जो भारत की रीढ़ की हड्डी थी, जो रसिया का एयरक्राफ्ट था MiG-21, और जिसने आपने पीछे देखा भी होगा जब हमारी जो यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक के बाद जब कोई पाकिस्तान का F-16 एयरक्राफ्ट ने काउंटर साइन वो किया था अटैक, तो हमारे यहाँ से अभिनंदन, वही जिस एयरक्राफ्ट में मैं ट्रेंड हूँ, वो MiG-21 से उनने उसको मात दी थी और उसको क्रैश कर दिया था। जय हिंद। बताइए आगे। और कि अगर जो ज़रूरत है, देखिए देश में और अपने खासकर प्रदेश में हमारी जो राजनीति है उसमें बड़ी हलचल चल रही है। जो आज की सरकार है वो बड़े जुगाड़ से चल रही है, कोई सरकार सही विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। और अभी आप कुछ दिन पहले अब यहाँ हमारे साथ के ही पंजाब में हमारे देखो आम आदमी पार्टी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, और इसका मतलब हम ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वो दिल्ली में तो कर ही रहे थे, वहाँ पर केजरीवाल का जो मॉडल है बहुत पसंद आया लोगों ने, और हम तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये हरियाणा में भी कोई जीतने में समय नहीं लगाएगी। और मेरे को इस पार्टी से एक मतलब उनके काम से मुझे प्रेम है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम इसमें बहुत जल्दी सदस्यता भी ले सकते हैं, और कोई किसी पद की जिम्मेवारी भी हमें मतलब वो देंगे तो हमें लेनी भी पड़ सकती है। कहने का मतलब अंकल जी, एक फौजी ने, देश का फौजी ने राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इसलिए आना चाहिए क्योंकि सारे काम देखिए सीधी और गोली से लड़ाई नहीं होती।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपने ग्राउंड पे जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ की अलग समस्याएं होती हैं, और वहाँ पर भी कुछ लोग ज़्यादा यहाँ भ्रष्ट हो गए हैं। अब जैसे हमने ईमानदारी से फौज में तो काम किया, वो ठीक चल रहा है देश का काम, लेकिन यहाँ भी कुछ ईमानदार लोग यहाँ जब बीच में आएंगे तब राजनीति में कुछ सुधार आएगा, इसलिए फौजियों का आना बहुत ज़रूरी है। हमारे हाथों के अंदर बहुत ताकत दी है भगवान ने कि 5 केजी चावल के पीछे ना घूमे। किसी का भला चाहते हो, कमा के खाना सिखा दो उसको, काम करके खाना सिखा दो, बहुत बड़ी मतलब मैं ये बोलता हूँ भला होगा। आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार और पप्पू। सुरेश कुमार पोखरी। तो भाई हमारे साथ सुरेश कुमार पोखरी खेड़े से है, जो यहाँ के मैन चीफ है, तो उनसे बात कराते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदी दिवस पे मैं तो मेरे चाचे, ताऊ, अंकल, फूफा, फौजी भाई जो सारे हैं साथ में, इन्होंने मौका दिया, इस बहाने मतलब इनके दर्शन हो गए, और साथ में जो इनको मेरे को इतना वो दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो एक देश का जो फौजी है रियल हीरो है, सच्चाई तो ये है, लेकिन और है जो फॉर्मेलिटी करे है। अगर 15 अगस्त आएगा एक दिन नारे ला लेंगे, अगर कोई शहीद होगा एक दिन आंसू बह लेंगे, लेकिन जो छाती में गोली खाओ है जिसका परिवार है, असली तो उसे ना पता चला है नहीं, असली रियलिटी में इनकी वजह तो आज यहाँ पे आप खड़े हैं। हाँ, सारा देश खुशहाल है, बच्चे भी कुछ सीखते हैं, इनकी वजह तो सारा कुछ। देखिए एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे समक्ष ये सुबेदार मेजर अमरनाथ साहब खड़े हैं, एक टांग इनका भी पैर कटा हुआ है। अच्छा, माइन के अंदर वहीं पे बॉर्डर पे उधर ही पटा हुआ है। अभी वहाँ तो आधा फुट आगे चला जाए आदमी चला जाएगा है। हेयर लाइन इतना अंतर होता है समझदारी का और उसका, ठीक है। तो इसमें तो किसी का पता नहीं कौन ताबूत में लिपट के आए, तिरंगे में लिपट के आए, कौन तिरंगा फहरा के आए। वहाँ तो सब जुनून और जज्बात के साथ काम करते हैं। और यहाँ की तरह अगर ये सोचें ऑफिस में आगे उसके ड्रेस के वो कोट टांग दिया, कुर्सी पे हाजिरी लग गई, वहाँ ऐसा काम नहीं होता है।